आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के सेक्शन 71 से लेकर 75 तक कवर करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन इसके फर्स्ट 5 सेक्शन चैप्टर 4 के कवर किए थे, यानी सेक्शन 66 से सेक्शन 70 तक। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 75 तक कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 71 टाइटल करेंसी कन्वर्जन, टोटल 2 सबसेक्शन। इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं इसमें क्या बताया गया है। कह रहे हैं सबसेक्शन 1 स्टेट दैट एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन रुपीज़, यानी जो जो भी अमाउंट जो है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर जिसको हम अकाउंटेबल करेंगे, जिस पर हम टैक्स लाइबिलिटी लगाएंगे, वो रुपीज़ में होनी चाहिए। Subsection 2 state that where an amount is in a currency other than rupees, the amount shall be converted to the rupees at the State Bank of Pakistan rate applying between the foreign currency and the rate on the date the amount is taken into account for the purpose of this ordinance। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अमाउंट जो है वो रुपीज़ में नहीं है, यानी किसी और फॉरेन करेंसी में, चाहे डॉलर में है, इंडियन रुपीज़ में, INR है यानी कि, या फिर रियाल है, दिनार है, येन है, लीरा है, किसी भी और अदर फॉरेन करेंसी में है, वो रुपीज़ में नहीं है अगर आपकी अमाउंट, तो उस अमाउंट को उस अमाउंट को फॉरेन करेंसी से रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा उस रेट पर, जिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट पर, मतलब जो रेट पर जो उस टाइम चल रहा है हमारे मुल्क में, उस फॉरेन करेंसी का जिस रेट पर जिस दिन वो उसे अकाउंटेबल करें, मतलब जिस दिन पर वो आपके पास वसूल हो रही है, उस दिन क्या रेट चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का के रुपीज़ का उस अपोजिट करेंसी के अगेंस्ट, तो उस रेट पर आप उसे कन्वर्ट कर दोगे। मिसाल के तौर पर गालबन इस टाइम अगर किसी के पास जो है वो डॉलर आते हैं उसके बैंक अकाउंट में, तो डॉलर का गालबन शायद इस टाइम 284 रुपीज़ का एक डॉलर जो है वो 284 रुपीज़ का चल रहा है। तो वो जैसे ही किसी के बैंक में रिसीव होगा, तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट है डॉलर के साथ, फ़ॉरेन करेंसी जो डॉलर है उसके साथ रुपीज़ के हिसाब से, वो उसे उसी रेट पर कन्वर्ट करेगा, उसी रेट पर उसको हम अकाउंटेबल करेंगे। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 72, जो कि कहता है सिसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सिसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सीज़ हो जाना, ख़त्म हो जाना, बंद हो जाना। सो कह रहे हैं वेयर clause A state that where any income is derived by a person in a tax year from any business activity, investment or other source that has ceased either before the commencement of the year or during the year। सो वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कोई इनकम ड्राइव कर रहा है टैक्स ईयर में, किसी बिजनेस से, किसी एक्टिविटी से, किसी इन्वेस्टमेंट से, किसी दूसरे सोर्स से, जो कि उसका सोर्स ही ख़त्म हो गया है, आया टैक्स ईयर के दौरान या टैक्स ईयर के स्टार्ट होने से पहले, एंड इफ़ द इनकम हैड बीन ड्राइव बिफोर द बिजनेस। अब ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, इधर हैड का वर्ड लिखा हुआ है। बिफोर द बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और अदर सोर्स सीज्ड, इट वुड हैव बीन चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। सो वो कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने, ऑल दो जिस जगह से उससे पैसे ड्राइव हुए, इनकम ड्राइव हुई, बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट से, किसी दूसरे सोर्स से, वो ख़त्म हो गया, लेकिन सीज़ होने से पहले उसे इनकम हासिल हो गई थी। देन इन दैट केस, यानी इन दोनों केसेस में, कि अगर आप किसी जगह से कोई आप इनकम जनरेट कर रहे हो और वो सोर्स ही सीज़ होने से पहले इनकम आपको रिसीव हो गई है, प्लस कहीं से आप इनकम हासिल कर रहे हो जिस टैक्स ईयर के स्टार्ट होने से पहले या उसके बीच में वो सोर्स ही ख़त्म हो गया है, इन दोनों सिचुएशन में हम ये मान कर चलेंगे दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू द इनकम ऑन द बेसिस दैट बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट अदर सोर्सेज हैड नॉट सीज एट द टाइम द इनकम वाज ड्राइव्ड। इन दोनों सिचुएशन में ये समझा जाएगा कि जिस टाइम वो इनकम ड्राइव्ड हुई थी, उस टाइम पे ये बिज़नेस एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट बेशक ख़त्म हो गए थे, उसे हम लेकिन कंसीडर करेंगे कि वो सीज़ हुए ही नहीं थे, यानी हम उस इनकम के ऊपर उसे अकाउंटेबल करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। ये प्रिजम्पशन बेस करने का बेसिक लॉजिक ही यही है कि उस इनकम को काउंटेबल किया जा सके, उसे टैक्सेबल बनाया जा सके, उस पर टैक्स लगाया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 73, जो कहता है रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। अगर इस सेक्शन को रीड करने से पहले, समझने से पहले, आप अपने माइंड में लेकर आए कॉन्सेप्ट सिविल लॉ का,
जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, और इसके अलावा क्रिमिनल लॉ का जो है प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपर्डी। तो आपको ये चीज़ को जो है ये सेक्शन अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जिस तरह सिविल लॉ की जो रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर एक ही केस एक दफ़ा डिसाइड हो चुका है तो वही सेम काउज़ ऑफ एक्शन पे दोबारा अगर कोई केस लेकर आया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा कोर्ट लायबल नहीं है कि एक ही सुने हुए केस को वो दोबारा उसका, एक ही डिसाइडेड केस को दोबारा उसका ट्रायल करे, उसे दोबारा डिसाइड करे। सेम लाइक दैट क्रिमिनल लॉ के अंदर भी यही प्रैक्टिस है प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपर्डी के तहत, कि अगर एक पर्सन को किसी एक ऑफेंस में एक दफ़ा सज़ा हो चुकी है तो उसे दोबारा उसके लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। तो जिस तरह वहाँ पर एक ही चीज़ के लिए आपको डबल टाइम, टू टाइम अकाउंटेबल करने से मना किया गया है एंड बोथ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में डिफरेंट प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के तहत, तो इसी तरह टैक्स लॉ के अंदर भी सेक्शन 73 के तहत ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको आपको एक दफ़ा एक डिडक्शन आपने क्लेम कर ली है, एक दफ़ा आपने कोई एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया है अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसी तरह अगर आपने एक इनकम के ऊपर एक दफ़ा टैक्स पे कर दिया है, तो आपको दोबारा उस इनकम पर टैक्स पे करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसी तरह आपने एक दफ़ा कोई डिडक्शन, कोई एक्सपेंडिचर क्लेम कर ली है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, आप दोबारा उस एक्सपेंडिचर डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो है वो बेसिकली सिविल लॉ के रेस जुडिकेटा और क्रिमिनल लॉ के डबल जियोपर्डी के कॉन्सेप्ट के साथ रेलेवेंट है इस सेंस में, दैट्स व्हाई आई कोटेड। मैंने इस चीज़ को इधर इसलिए मेंशन किया था। अब हम लोग इसको रीड करते हैं कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। आसान सा सेक्शन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं लिखी। वो कह रहे हैं सबसेक्शन 1 स्टेट दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर, फिर इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए एनी अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस दैट इज रिसीवेबल, द अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल अगेन ऑन द बेसिस दैट इज रिसीव्ड। सो कह रहे हैं कि अगर तो इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के तहत कोई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है, यानी उस पर टैक्स लगना है किस बेस पर, कि ये आगे जाके आपको रिसीव होगी। तो अब उस अमाउंट पे उस टाइम हमने दोबारा टैक्स नहीं लगाना जब वो एक्चुअली तौर पर आपको रिसीव्ड होगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है जैसे कि विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट आपका टैक्स विदहेल्ड करते हैं इसी ग्राउंड के ऊपर कि ये अमाउंट आपको रिसीव होना नहीं। जैसे सैलरी के अंदर होता है, जैसे रेंटल इनकम के अंदर होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की उसको सैलरी देने से पहले ही हर महीने ही उसकी जो उसका टैक्स डिडक्ट होना है एनुअली उसकी सैलरी के ऊपर, वो उसमें से कुछ ना अमाउंट टैक्स की मद में डिडक्ट करता रहता है। इसी तरह जो टेनेंट होता है वो लैंडलॉर्ड को पूरा रेंट पे नहीं करता, वो भी उससे टैक्स विदहेल्ड करता रहता है जो उसकी रेंटल इनकम पर आना है। सो वो कह रहे हैं कि अगर किसी अमाउंट पर रिसीवेबल, क्योंकि वो सैलरी और रेंटल इनकम आपको रिसीवेबल अभी रिसीव नहीं हुई, वो होनी है, तो उस बेस पर जब कोई टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है, तो अब वो जब एक्चुअली तौर पर जब एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी या फिर एक्चुअली तौर पर जो है उसको रेंटर को मिलेगा उसका रेंट, तो वो उस टाइम पर उससे टैक्स नहीं लेंगे। यानी जब आप लोगों ने रिसीवेबल के ग्राउंड पे ही उससे टैक्स हेल्ड कर लिया, तो जब एक्चुअली तौर पर उसे रिसीव होनी है तो उस टाइम आप उससे वो टैक्स रिसीव नहीं करोगे। ये आप इस तरह फ़र्ज़ कर लें कि अभी वो उसने उसको बाय बैंक जो है वो ट्रांसफ़र करना है, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को रेंट और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी, तो वो उससे एक्चुअली तौर पर ही उसी टाइम ही विदहेल्ड कर लेगा टैक्स, बजाय कि उसके रिसीव होने की। इसी तरह एनी अमाउंट दैट इज़ चार्जेबल टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस दैट इज़ रिसीव्ड, द अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल अगेन ऑन द बेसिस दैट इज़ रिसीवेबल। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अमाउंट टैक्सेबल होनी है उस तब जब उसने रिसीव होना है, तो उसे उस टाइम पर उस पर टैक्स विदहेल्ड नहीं कर लेंगे कि जिस टाइम पर वो रिसीवेबल थी। अगर इसको भी वही सैलरी और रेंटल इनकम के हिसाब से करें कि पहले वाले केस में उसके बैंक के अकाउंट के थ्रू उसने रेंट पे करना था और उसने सैलरी पे करनी थी, तो उन्होंने उसी टाइम रिसीवेबल के बेस पर ही उससे टैक्स विदहेल्ड कर लिया। लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि बैंक का चैनल बीच में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उन्होंने एक्चुअली बाय हैंड उन्हें देनी है, तो जिस टाइम वो रिसीव कर रहे होंगे तो वो उस टाइम डिडक्ट करके दे देंगे। या आप इसको बैंक के एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई पर्सन नॉन फाइलर है
उसने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो उस पर से जो है वो 0.6 के हिसाब से टैक्स जो पिछला था, अभी के टैक्स ईयर में 0.8% है, लेकिन अगर हम पिछले साल के हिसाब से चलें या अभी नए वाले रेट के हिसाब से चलें, तो वो उस टाइम उसने जब जाना है तो उससे टैक्स विदहेल्ड होना है, रिसीव के बेस पे। लेकिन जिस तरह उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो उसी टाइम उसका टैक्स विदहेल्ड होना नहीं शुरू हो जाएगा कि ये अभी इसने रिसीवेबल है, जी इसने अभी रिसीव करना है, क्योंकि यहाँ पर रिसीव के ग्राउंड पे टैक्स विदहेल्ड होना है। सो बेसिकली अगर आप इसको दोबारा से अगर मैं इसको दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई अमाउंट है उस पर तब टैक्स लगना है कि जब वो एक्चुअली तौर पर रिसीव्ड होगी, तो जब उसने रिसीव्ड होना है तो तब उस पर टैक्स लगना है। तो अब आप उसको रिसीवेबल के ग्राउंड पे किसने कभी ना कभी तो उसे रिसीव करना है, तो उस टाइम आप टैक्स नहीं लगाओगे, क्योंकि उसके ऊपर ये है कि उसने रिसीव होने के टाइम टैक्स लगना है, यानी एक ही दफ़ा टैक्स लगेगा उस अमाउंट पे। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर किसी अमाउंट के ऊपर टैक्स तब लगना है रिसीवेबल के ग्राउंड पे, तो जब आपने रिसीवेबल के ग्राउंड पे ही उस पर टैक्स लगा लिया है, तो जब वो एक्चुअली तौर पर रिसीव्ड होगी, तब आप उस टाइम उस पर टैक्स नहीं लगाओगे, क्योंकि आप एक दफ़ा उस इनकम के ऊपर टैक्स ले चुके हो, यानी कि डबल टैक्सेशन को बार्ड किया गया है। Subsection 2, for the purpose of this ordinance, where clause A, any expenditure is deductible under this ordinance on the basis that is payable, the expenditure shall not be deductible again on the basis that is paid. सो वो कह रहे हैं कि अगर कोई डिडक्शन कोई एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस किसी पर्सन ने उसी टाइम पर डिडक्ट कर ली है, क्लेम कर ली है पेएबल के ग्राउंड पे, यानी अभी उसने एक्चुअली तौर पर पे नहीं की, लेकिन उसने कहा कि मैंने पे करनी है, ये मुझ पर लाइबिलिटी तो है, तो उसने उस पेज पर उस डिडक्शन को क्लेम कर लिया है। तो उस टाइम पे जिस टाइम वो एक्चुअली तौर पर इसको पे करेगा, तो उस टाइम पर वो इस एक्सपेंसेस और डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता, यानी उसकी डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकता। इसमें आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई जो एम्प्लॉयर है वो उसने कोई अपने वर्कर वगैरह रखे हैं और उसने उनको जो सैलरी वगैरह देनी है उसकी वो उसका तो एक तरह से देखा जाए तो वो एक्सपेंसेस ही है। तो उसने अभी एक्चुअली तौर पर उनको वो सैलरी पे नहीं की, लेकिन उसने उस सैलरी की तमाम अपने वर्कर की सैलरी के अमाउंट को अपनी रिडक्शन के तौर पर क्लेम कर लिया है अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए, रिडक्शन के उसकी कि ये मेरे ऊपर लायबिलिटी तो है, उसने कहा कि पेएबल तो है, अभी एक्चुअली तौर पर उसने पे नहीं की, लेकिन उसने डिडक्शन को क्लेम कर लिया है अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। तो अब जब वो एक्चुअली तौर पर उनको वो सैलरी पे करेगा, तो उसने एक दफ़ा ये डिडक्शन क्लेम कर ली है, वो दोबारा इसी डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। आई होप ये पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्लॉज़ बी, वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज़ डिडक्टेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस दैट इज़ पेड, द एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी डिडक्टेबल अगेन ऑन द बेसिस दैट इज़ पेएबल। ओके, सेम यहाँ पर ये इसके कंट्राडिक्टरी है क्लाउज ए के, इन्होंने एक ही बात को जो है वो दो डिफरेंट तरीक़ों से पेश किया हुआ है, लेकिन बात है वो एक ही, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ कर रही है। तो क्लाउज बी ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस, कोई डिडक्शन इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो कि उसने एक्चुअली तौर पर पे कर दी और पे करने के टाइम वो डिडक्शन उसने क्लेम की, तो अब जिस टाइम पे वो उस टाइम उस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता कि जी ये पेएबल थी। मिसाल के तौर पर कि उस अगर पहली वाली एग्जांपल को ही हम ले लें कि उस बंदे ने जिस टाइम एक्चुअली तौर पर अपने तमाम वर्कर को सैलरी पे की, तो उसने उसकी डिडक्शन पे करने के बाद क्लेम की, तो वो पेएबल के ग्राउंड पे वो क्लेम नहीं कर सकता। सो एक डिडक्शन को आप एक ही दफ़ा क्लेम कर सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। नटशेल में अगर मैं इस सेक्शन को समराइज़ करूँ ना, तो वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर एक डिडक्शन, एक एक्सपेंसेस आपने एक दफ़ा अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर ली है, तो उसको आप सेकंड टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह उसे सेकंड टाइम क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह है कि अगर आपने अपनी एक इनकम पे एक दफ़ा कोई टैक्स पे कर दिया है, तो अब आपको लायबल नहीं किया जा सकता कि आप दोबारा उस इनकम पे टैक्स पे करो। मतलब अगर एक दफ़ा आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो आपको दोबारा उसी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 74, जिसका टाइटल है टैक्स ईयर। सेक्शन 74 में जो टैक्स ईयर है, इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये समझें कि टैक्स ईयर क्या होता है। टैक्स ईयर बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 12 मंथ का टाइम पीरियड होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें टैक्स पेयर ने ये असेसमेंट करनी होती है कि उसकी क्या उस टैक्सेबल इनकम है,
क्या उसकी टोटल इनकम है और उसके ऊपर क्या टैक्स पेएबल यानी कि उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी है। मतलब उस इट इस अकॉर्डिंग टू दिस ईयर एक टैक्स पेयर को लायबल किया जाता है कि वो अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेह होता है कि वो जवाब दे कि उस टैक्स ईयर में उसने कितना कमाया, कितनी उसकी टैक्सेबल इनकम है और उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी है। सो अब इसे स्टार्ट करते हैं। टैक्स ईयर में क्या सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन द 13th डे ऑफ द जून हेयर आफ्टर रेफर टू एज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। सो वो कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए और इस सेक्शन की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए टैक्स ईयर बेसिकली एक 12 मंथ का साइकिल होता है, 12 मंथ का पीरियड होता है जो कि ख़त्म होता है 13th जून पे, जिसे हम अभी आगे रेफर करेंगे ओवरऑल ऑफ दिस सेक्शन एक नॉर्मल टैक्स ईयर के तौर पर। एंड शेल सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 बी डोनेटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। सो वो कह रहे हैं कि सबसेक्शन 3 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए इस टैक्स ईयर को हम अ, उस डे मतलब इस टैक्स ईयर कौन-सा कहलाएगा, वो जिस कैलेंडर ईयर के अंदर ये जो सेट डेट यानी ये 30 जून फॉल करेगी ना, वही जो है वो बेसिकली टैक्स ईयर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई डेट ख़त्म होती है 30 जून 2025, अब ये जिस कैलेंडर ईयर यानी ये 2025 की जो में ये आई है 13 जून, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्स ईयर 2025 की बात हो रही। अगर मैं कहूँ 30 जून 2022, तो अब ये कैलेंडर ईयर कौन-सा चल रहा है 2022 और ये 30 जून कौन से कैलेंडर ईयर की डेट में फ़ॉल हुई है 2022 की, तो इसका मतलब ये टैक्स ईयर 2022 की बात हो रही। तो इसी तरह इस फ़ॉर्मूले की मदद से आपको टैक्स ईयर को पहचानने में आपकी मदद हो जाएगी कि बेसिकली टैक्स ईयर कौन-सी बात हो रही है। क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यकम जुलाई 30 जून है, यकम जुलाई 2024 से 30 जून 2025 है, ठीक है? आपसे पूछा जाता है कि ये बताएँ कि टैक्स ईयर 2024 है या 2025 है। अगर तो आपने सेक्शन 74 का सबसेक्शन 1 सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जिस कैलेंडर ईयर के अंदर ये 13 जून की डेट फॉल करेगी, बेसिकली टैक्स ईयर उसी के साथ ही डोनेट करेगा। यानी अगर यकम जुलाई 2024 से 30 जून 2025 लिखा हुआ है, तो 30 जून 2025 25 कैलेंडर ईयर 2025 है, उसके अंदर ये 30 जून आ रही है, इसका मतलब टैक्स ईयर 2025 की बात हो रही है। आपने कभी भी टैक्स ईयर 2024 को इस सिचुएशन में सर्कल कर नहीं आ जाना। अब सबसेक्शन 2 कह रहा है कि वेयर अ पर्सन इनकम ईयर under the repealed ordinance is different from the normal tax year, or where a person is allowed by an order under subsection 3 to use a 12-month period different from a normal tax year, such income year such period shall be that person tax year hereafter referred as a special tax year. So कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन का इनकम ईयर जो है वो रिपील्ड ऑर्डिनेंस यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के तहत वो नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट है। मतलब अगर एक पर्सन का टैक्स ईयर इनकम ईयर सॉरी नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट है, क्यों? रिपील ऑर्डिनेंस के तहत। और जब एक सबसेक्शन 3 के तहत बाय सबसेक्शन 3 के अंदर बाय ऑर्डर के तहत उसको पर्सन को अलाउ है कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के कोई दूसरा नॉर्मल पीरियड इस्तेमाल कर सकता है, अदर 12 मंथ का टाइम पीरियड इस्तेमाल कर सकता है अपने इनकम ईयर के तौर पर। तो अब ये जो टाइम पीरियड इस पर्सन अपने टैक्स ईयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं, कानून की ज़बान में से हम स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। एंड शैल सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 बी डोनेटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। अब अगेन यहाँ पर वही इशू है कि वो जो स्पेशल टैक्स ईयर है, वो उसको हम किस ईयर के साथ डोनेट करेंगे, तो वो इसके लिए भी उन्होंने फार्मूला बता दिया है कि जिस कैलेंडर ईयर के अंदर वो नॉर्मल टैक्स ईयर आ रहा होगा ना, और उसके अंदर जो इसकी डेट आ रही होगी स्पेशल टैक्स ईयर के डेट के एंड होने की, तो वही बेसिकली वो स्पेशल टैक्स ईयर की का टैक्स ईयर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर तो डेट आ जाती है वही 30 जून 2025 इस स्पेशल टैक्स ईयर के एंड होने की। तो अब ये बेसिकली जिसमें फ़ॉल कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर इसकी डेट आ रही है, तो ये 2025 का ही स्पेशल टैक्स ईयर इस बंदे का भी कहलाएगा। इसको हम इस तरह भी कर ले सकते हैं कि अगर किसी पर्सन का स्पेशल टैक्स ईयर जो इंग्लिश कैलेंडर ईयर है उसी के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी उसका 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर 2025 तक जा रहा है। अब आप बताएं कि ये जो कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए में ये कौन सा कैलेंडर में आ रहा है, ये 2025 के अंदर आ रहा है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर भी बेसिकली 2025 का ही कहलाएगा। अब आ जाता है द बोर्ड इन द केस ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल टैक्स ईयर
में परमिट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेजेट टू यूज़ अ नॉर्मल टैक्स ईयर। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप ऑफ कम्युनिटी क्लास ऑफ पर्सन है जिनका स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट है, तो उन्हें इजाज़त मिल सकती है बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेजेट कि वो इसे मतलब वो उनका पहले स्पेशल टैक्स ईयर था, तो उनको ये नहीं है कि वो उसी के साथ चलें, उन्हें अलाउ किया जा सकता है कि वो एक नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम लाइक दैट क्लाउड 2 वो कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है उनका नॉर्मल टैक्स ईयर है तो उन्हें भी बाय नोटिफिकेशन इजाज़त मिल सकती है कि वो एक स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग to the commissioner to allow him to use a 12-month period other than a normal tax year as a special tax year and the commissioner may subject to subsection 5 by order allow him to use such a special tax year। वो कह रहे हैं अगर एक पर्सन है ना उसके पास ये राइट है कि वो दरख्वास्त दे सकता है कमिश्नर को कि वो उसे नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा कोई डिफरेंट 12 मंथ का टाइम पीरियड जो है वो ऐसा स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त है और कमिश्नर जो है वो उसे अलाउ कर सकता है स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ करने की, लेकिन सबसेक्शन 5 की प्रोविज़न को मद्देनज़र रखते हुए बाय ऑर्डर वो इसे अलाउ करेगा। सबसेक्शन 5 की प्रोविज़न में क्या बताया जा रहा है कि वो उसे बाकायदा एक सैटिस्फैक्टरी रीज़न देगा कि वो क्यों नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में शिफ्ट होना चाह रहा है, तभी वो उसे अलाउ करेगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर अंडर सबसेक्शन 2 में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज़ अ नॉर्मल टैक्स ईयर एंड द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू ठीक है। अब वो इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो दोबारा दरख्वास्त दे सकता है कमिश्नर को कि उसे अलाउ करे कि वो कोई नॉर्मल टैक्स ईयर इस्तेमाल करे और नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए भी वो उसे अलाउ कर सकता है कमिश्नर। लेकिन अगेन सबसेक्शन 5 के प्रोविज़न को मद्देनज़र रखते हुए यानी उसे कोई सैटिस्फैक्टरी रीज़न देगा कि अब उसे क्या मसला हुआ है कि अब वो क्यों स्विच करना चाहता है, तभी वो उसे अलाउ करेगा। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है? वो कहता है कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन अंडर सबसेक्शन 3 और 4 ओनली इफ द पर्सन हैज़ शोन अ कंपेलिंग नीड टू यूज़ अ स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर एज़ द केस में बी एंड द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी द कमिश्नर में इम्पोज़। वो यानी कमिश्नर जो उसे इजाज़त दे रहा है ना स्विच करने की नॉर्मल से स्पेशल स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर, वो सिर्फ़ उसे तभी इजाज़त देगा जब उसे कोई बाकायदा सैटिस्फैक्टरी रीज़न देगा कि भई वो ऐसे क्यों चेंज करना चाह रहा है, क वजह क्या है आखिर चेंज करने की। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि वो सिर्फ़ वजह अकाउंटेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी जगह पे, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा ये ऐसी स्विचिंग जानबूझ के कर रहा हो कि मैं अपना बार-बार टाइम पीरियड चेंज करता रहूँगा तो मुझे अपनी इनकम के हवाले से अकाउंटेबल नहीं होना पड़ेगा, या वो कोई क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है भी करप्ट, तो वो कोई रास्ता ना निकाल ले कि किसी तरह मैं अपनी इनकम से टैक्स देने से किस तरह बच सकूँ, मतलब साइकिल अपना छोटा करता रहे, बार-बार शिफ्ट करता रहे कि मुझे आंसरेबल ना होना पड़े, भई देखिए मेरा अब तो टाइम पीरियड ही चेंज हो गया। तो इसलिए वो उससे बाकायदा रीज़न पूछेंगे कि अब आपको क्या मसला है, आप क्यों स्विच करना चाहते हो? वो उसे अलाउ करेगा और उसके अलावा उसके अगर वो चाहे तो वो परमिशन जो है विद कंडीशन दे सकता है कि किन कंडीशन पर मैं आपको ये अलाउ कर रहा हूँ। अगर वो लगाना चाहिए लाज़िम नहीं है। An order under subsection 3(4) shall be made after providing to the applicant an opportunity of being heard and where his application is rejected, द क्वेश्चन शेयर रिकॉर्ड वो सेम अगेन वही बात की करना चाह रहे हैं कि ये जो उसने उसको अलाउ करना है ना, इसे तब करना है कि जब उसे बाकायदा सुनने के बाद उसे चीज़ अलाउ करेगा, उसका टैक्स ईयर स्विच करने के वाले से उसे पहले सुनेगा फिर उसको स्विच करेगा टैक्स ईयर। और अगर उसकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देता है, मतलब नहीं करता, स्विच नहीं करता, चेंज नहीं करता नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, तो इस सिचुएशन में बाकायदा रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा कमिश्नर। सबसेक्शन 7 द कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग द पर्सन कंसर्न एंड अपॉर्चुनिटी बीइंग हियर बाय ऑर्डर विथड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड अंडर। इसी तरह अगर उसने कोई से सुन लिया था, उसे परमिशन दे भी दी थी, उसे स्विच करने की इजाज़त दे दी थी कि इट्स ओके यू कैन चेंज योर टैक्स ईयर, तो वो उसके बाद में भी उसकी वो परमिशन जो उसने उसे दी थी वो उसको विथड्रॉ कर सकता है, उसे उससे रोका नहीं जा सकता, उसके पास ये राइट है सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 74 के तहत। An order under subsection 8 state that an order under subsection 3 or 4 shall take effect from such date, being the first date of the special tax year or the normal tax year, as the case may be specified in the order। अब वो कह रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है वो यानी वो जब वो अलाउ कर रहा है ना कि अब आप अपना टैक्स ईयर चेंज कर लो, वो उस डेट से इफेक्टिव होगा ये ऑर्डर जिस बीइंग द शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द ऑर्डर एज द केस, जो कि उसने अपने ऑर्डर में स्पेसिफाइड किया होगा, मतलब वो टैक्स ईयर जो उसने उसे स्विच करने की इजाज़त दी है वो उस डेट से इफेक्टिव होगा जिस डेट जो उसने अपने ऑर्डर में कमिश्नर ने सेटिस्फाई कर दी थी, और वही बेसिकली स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर की फर्स्ट डेट काउंट होगी। मिसाल के तौर पर कि किसी ने नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में चेंज किया और उसने ऑर्डर में 1 जनवरी डेट डाल दी, तो अब 1 जनवरी से उसका स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा।
अब वो कह रहे हैं कि वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर पीरियड टू द चेंज एंड द डेट ऑन विच चेंज टैक्स ईयर कमेंस शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट टैक्स ईयर टू बी नो एज अ ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर। वो कह रहे हैं कि अगर किसी उसने अलाउ कर दिया कमिश्नर ने कि हाँ ठीक है आप नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में चले जाओ, स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर में चले जाओ, तो अब इस टाइम पीरियड को जब वो शिफ्ट कर रहा है, इन दोनों टाइम पीरियड के दरमियान जो बीच का टाइम पीरियड आ रहा है, मतलब नया टैक्स ईयर स्टार्ट होने से पहले और जो पिछला टैक्स ईयर ख़त्म हुआ है उसके जो बीच का टाइम पीरियड है, वो एक सेपरेट टैक्स ईयर के तौर पर काउंट होगा और उसे हम ट्रांज़ैक्शनल टैक्स ईयर कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन ने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में शिफ्ट किया, स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर आप डेट कर लें कि यकम जुलाई 2000, अभी 26 तो आया नहीं, लेकिन आप फ़र्ज़ कर लेंगे उसको अलाउ किया है कि यकम जनवरी 2026 का टाइम पीरियड डेट ऑर्डर में डाल दी गई है कि ये इसका स्पेशल टैक्स ईयर होगा। अब ये स्टार्ट होना है स्पेशल टैक्स ईयर यकम जनवरी 2026 से, और जो पिछला टैक्स ईयर जो 25 का चल रहा है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ है 30 जून 2025। यानी जो यकम जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2025 तक का टाइम पीरियड है वो सेपरेट टैक्स ईयर यानी ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर के तौर पर डील होगा और उसका स्पेशल टैक्स ईयर अब यकम जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। सबसेक्शन 10 इन दिस ऑर्डिनेंस अ रेफरेंस टू अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर शैल सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस फाइनेंशियल ईयर में स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर भी शामिल होंगे अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर तो इसका कंटेंट्स है आगे इसी सेक्शन का उससे ऑपोजिट हट के कोई बात ना करे, अदरवाइज हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन दोनों ईयर को भी काउंट करना है, नॉर्मल टैक्स ईयर के साथ साथ स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी कंसीडर करना है। सबसेक्शन 11 स्टेट दैट पर्सन डिससैटिस्फाइड विद एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3, 4 एंड 7 में फाइल एंड रिव्यू एन एप्लीकेशन। इसी तरह वो कह रहे हैं अगर कोई पर्सन डिससैटिस्फाई है कमिश्नर के ऑर्डर के साथ सेक्शन जो उसने सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 और 4 और 7 के अंदर पास किया, 3 और 4 के अंदर तो उसने उसे अलाउ कर दिया था, इसका मतलब जो बंदा डिससैटिस्फाई है कि इस बंदे को क्यों अलाउ किया गया, और सबसेक्शन 7 के अंदर उसने उसकी परमिशन को अलाउ करने के बाद छीन लिया था, विड्रॉ कर लिया था, तो अगर वो बंदा इससे डिससैटिस्फाई है ऑर्डर के तहत तो वो एक रिव्यू की दरख्वास्त देगा बोर्ड को यानी एफपीआर को, और अब इस मतन में जो एफपीआर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसका मतलब ये कि उसे आप आगे किसी और एफपीआर अथॉरिटीज़ यानी कमिश्नर अपील के पास आगे चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये फाइनल होता है एफपीआर का, इस मामले में जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसे आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इधर शेल का वर्ड लिखा हुआ है। सो अब नेक्स्ट आ जाता है आप लोग के पास सेक्शन 75 डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसिड। इस सेक्शन में बेसिकली बताया गया है एसिड बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। सेक्शन 75 में बेसिकली ये बताया गया है कि कब हम कंसीडर करेंगे लॉ की ज़ुबान में कि किसी पर्सन ने एसिड एक्वायर किया है और कब हम कंसीडर करेंगे किसी पर्सन ने एसिड डिस्पोज ऑफ किया है। पहले इसके जो हैं वो टोटल 7 सब सेक्शन हैं गार्बन इस, हाँ जी, तो इसमें जो फर्स्ट 4 सब सेक्शन हैं वो डील करते हैं डिस्पोजल ऑफ एसिड से, और आगे जो नेक्स्ट 2 सेक्शन है वो डील करते हैं इसके एक्विजिशन ऑफ एसिड से, और जो लास्ट सब सेक्शन है वो बेसिकली इसकी आप डिक्शनरी क्लाउज कह सकते हो कि इसमें कुछ टर्म को डिफाइन किया गया है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि पर्सन हु होल्ड एन एसिड शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड अ डिस्पोजल ऑफ द एसिड एट द टाइम द पर्सन पार्ट विद द ओनरशिप ऑफ द एसिड। वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन कोई एसिड को ऑन कर रहा है, वो उसकी ओनरशिप में है, वो उस एसिड को होल्ड डाउन कर रहा है, वो पर्सन तब समझा जाएगा कि उसने वो अपना ऑन एसिड डिस्पोज ऑफ कर दिया है जब वो बंदा ये क्लाउज अगर बी का काम कर, मतलब अगर वो कह रहे हैं कि एक बंदा कोई एसिड होल्ड डाउन कर रहा है, उसका होल्ड डाउन एसिड तब हम समझेंगे कि उसकी ओनरशिप से चला गया है, उसने अपनी ओनरशिप उस पर से छोड़ दी है, मतलब वो डिस्पोज ऑफ उसने एसिड कर दिया है। ये बात हम तब कंसीडर करेंगे जब वो ये फॉलोइंग एक्ट करे। मिसाल के तौर पर व्हेन द एसिड इज सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वो आगे अगर उस एसिड को सोल्ड डाउन कर दे तब भी समझा जाएगा कि उसने एसिड डिस्पोज ऑफ कर दिया है। आगे वो किसी के साथ एक्सचेंज कर ले, मतलब अपनी कोई चीज़ के बदले कोई चीज़ किसी के साथ ट्रांसफ़र कर ले, अपना घर किसी को दे दे, उसके बदले में उससे कोई और प्रॉपर्टी ले ले, कोई एग्रीकल्चरल लैंड ले ले, तो ये समझा जाएगा कि उसने वो एसिड डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसी तरह ट्रांसफ़र करते जैसे कि इनहेरिटेंस और विल के मैटर्स और गिफ्ट के मैटर मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो है, यानी ऐसे गिफ्ट कर दे किसी बंदे को, या फिर वो कह रहे हैं कि कैंसल कर दे, यानी कि कोई चीज़ उसके नाम होने वाली थी और वो कह देता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, उसने वो चीज़ ही कैंसिल कर दी।
और इसके अलावा जो है वो रिडीम हो जाए वो एसेट। मिसाल के तौर पर जैसे कि मॉर्गेजी के पास जो है वो मॉर्गेजर ने कोई चीज़ अपनी मॉर्गेज की हुई थी और अब मॉर्गेजर ने वो जो मॉर्गेज डेब्ट था वो उसने पे कर दिया, उसने अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करा ली, तो ये भी समझा जाएगा कि अब वो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया है फ्रॉम द मॉर्गेजी। रीलिंक्विश्ड यानी कोई चीज़ जो है वो आगे खुद ही तो कर दे या डिस्ट्रॉयड हो जाए, कोई चीज़ उसके पास थी और घुमा दे या एक्सपायर हो जाए, सरेंडर कर दे उसके जो भी इस पर राइट थे। तो अब ये सारे एक्ट अगर वो करता है तो ये समझा जाएगा कि एसेट उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया। सबसेक्शन 2, द ट्रांसमिशन ऑफ एसेट बाय अ सक्सेशन अंडर अ विल शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्पोजल ऑफ एसेट बाय द डिजीज एट द टाइम द एसेट इज ट्रांसमिटेड। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है विल के थ्रू या सक्सेशन के थ्रू, तो वही समझा जाता है कि ये डिजीज़ पार्टी ने जिस टाइम वो एसेट ट्रांसफ़र किया है उस मरहूम ने उस समझा जाएगा कि उसकी तरफ से वो एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। इसी तरह अगर सबसेक्शन 3 ये कहता है कि द एप्लीकेशन ऑफ अ बिज़नेस एसेट पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज़ अ डिस्पोजल ऑफ एसेट बाय द ओनर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई बिज़नेस एसेट था, मतलब आप अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे थे वो एसेट, जिस टाइम ही आपने उसे बिज़नेस पर्पसेस से हट के अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जिस टाइम आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की उसी टाइम ये समझा जाएगा कि वो एसेट आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई गाड़ी है किसी पर्सन की जो कि उसकी अपने बिज़नेस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब बिज़नेस टूर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। अब और अब उसने उसे अपने घर की ट्रिप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, घर के कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो वही गाड़ी जो पहले बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती थी, अब वो घर के कामों में इस्तेमाल होनी शुरू हुई। तो जिस डेट से ऐसा प्रैक्टिस अमल में आई है, उस डेट से समझा जाएगा कि एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 ये where a business asset is discarded or ceased to be used in business, it shall be treated to have been disposed of। इसी तरह कह रहे हैं अगर बिजनेस एसेट जो है वो डिस्कार्डेड, अब वो ज़ाया हो गया है, वो किसी काम का ही नहीं रहा, और या फिर अब वो उसे बिजनेस एक्टिविटी में आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, तो ये भी समझा जाएगा कि वो डिस्पोज ऑफ हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन का जो है वो प्रिंटिंग का काम है और उनके पास कोई प्रिंटिंग मशीन पड़ी हुई है, और जो अब उनकी प्रिंटिंग मशीन है वो अब बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है, वो जिस तरह कबाड़ में नहीं रखते थे कोई चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, तो वो उसने वहाँ पर रख दी है। तो अब जिस दिन से उसने उसे कबाड़ में छोड़ दिया है, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि वैसे डिस्पोज ऑफ हो गया है। फिर उसके बाद होता है डिस्पोजल शैल इंक्लूड अ डिस्पोजल ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एसेट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरऑल ही डिस्पोज ऑफ करो, अगर आप उसका कुछ हिस्सा भी आगे डिस्पोज ऑफ कर देते हो, तो वो भी डिस्पोजल ऑफ एसेट की ही कैटेगरी के अंदर ही आएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक कंपनी होती है, उसके कुछ उन्हें जो है वो अपनी को फाइनेंस चाहिए, तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, वो अपने शेयर जो है वो पब्लिक कर देती है। और जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रामाज में देखते भी हैं कि अगर एक कंपनी के ऊपर बुरा टाइम आता है तो वो अपने शेयर पब्लिक कर देती है, और फिर हम देखते हैं कि एक नया बंदा आ गया है और हम कहते हैं भाई इस बंदे के पास, आपने बहुत सारे ड्रामाज में सीरीज़ में ये चीज़ प्रैक्टिस देखी होगी कि एक कंपनी जो है वो उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है या फिर उसके बहुत ज़्यादा वो खसारे में जा रही होती है, तो उस टाइम वो अपने शेयर जो है वो पब्लिक कर देती है। पब्लिक जब वो करती है तो कोई ना कोई और बंदा उस शेयर को ख़रीद लेता है, जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं। अब वो उस कंपनी के अंदर फिर जिस तरह नई फिर हम बोर्ड मीटिंग होती है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि अब ये नया शेयर होल्डर आ गया है इस कंपनी में। तो वो बेसिकली यही प्रैक्टिस होती है कि उन्होंने अपने पूरे एसेट यानी अपने पूरे कंपनी के शेयर डिस्पोज़ ऑफ नहीं किए, उन्हें जो कि वक़्ती तौर पर ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक नया शेयर होल्डर लिया है, तो इस तरह वो भी कंपनी में जो कि उसने भी शेयर खरीद लिए हैं, तो वो भी अब इन्वेस्टर, वो भी कंपनी का मालिक बन जाता है। तो वो अगर उन्होंने अपने पार्ट ऑफ एसेट यानी कुछ शेयर ही अगर डिस्पोज़ ऑफ किए हैं, तो वो भी डिस्पोज़ल की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। इस ज़मन में एक टर्किश सीरीज़ थी यासाक इल्मा, उसके अंदर उन्होंने कोई यिल्दिज़म इंडस्ट्री थी, उन्होंने शेयर खरीदे थे। और ये में भी शायद अगर आपने ड्रामा देखा तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो, अदरवाइज़ बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ या कोरियन ड्रामाज़ या कोई भी जो है वो आपने कोई सीरीज़ देखी है, तो उसमें आपने ये प्रैक्टिस लाज़मी तौर पर देखी होगी। अदरवाइज़ इसका कॉन्सेप्ट यही है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने इस सीरीज़ के साथ सिर्फ़ इसलिए रिलेट किया कि इस तरह आपको समझना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 5। A person shall be treated as having acquired an asset at the time the person begin to own the asset, include at the time the person is granted any right। फिर वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन के बारे में कंसीडर किया जाएगा कि उसने एसेट होल्ड डाउन किया है, एक्वायर्ड किया है, उस टाइम पे जिस टाइम पे वो पर्सन उस एसेट को ओन करता है, मतलब जैसे ही अगर कोई चीज़ उसने परचेज़ कर ली, उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो गई, अगर और तो और या फिर जिस टाइम उसको उसमें कोई राइट वगैरह मिल गए, तो उसी टाइम ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये एसेट इसने होल्ड डाउन कर लिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी लड़की को
कोई चीज़ जो है वो ऑन द बेस ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी निकाह के टाइम पे कोई चीज़ उसके नाम पर लगा दी जाती है। अभी वो बेसिकली तौर पर उसको ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो उसका राइट उसके अंदर आ गया। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है बिज़नेस लॉ का ही वेस्टेड ओनरशिप ना। वेस्टेड ओनरशिप का मतलब यही होता है कि अगर आपके नाम पे अभी वो चीज़ आ गई है, आपको पर्सनल तौर पर उसकी पोसेशन बेशक बेशक आपके हाथ में नहीं आई, लेकिन इन पेपर वर्क वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है, तो आपका उस पे राइट बन गया है। एज़ पर सेक्शन 5 ऑफ द डॉरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976, इसमें भी यही बताया गया है कि जो भी चीज़ें इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर वाइफ़ को मिलती हैं, उसमें उसका वेस्टेड ओनरशिप वो होती है, उसका राइट उस पर वेस्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ पर भी इस एग्ज़ाम्पल को क्रिएट करने का बताने का मकसद यही है कि अगर आपको जस्ट कोई सी पे चीज़ पे राइट ही अभी मिल गया है ना, पोसेशन बेसिकली एक्चुअली तौर पर आपको ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो ये भी इस चीज़ का मतलब है कि आपने वो एसेट एक्वायर कर लिया है। कानून की ज़ुबान में ये समझा जाएगा। या अगर वो एसेट आपने ओन कर लिया, मतलब मिसाल के तौर पर आपने परचेज़ कर लिया या आपको किसी ने विल के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर दिया, अभी बेसिकली आपने उसे एक्वायर नहीं किया, लेकिन आपका राइट तो उसमें आ गया है ना, या आपको किसी प्रॉपर्टी में बेनिफिशियरी बना दिया गया, आपका राइट उसमें आ गया, आपको कोई राइट मिल गया। तो ये सारी चीज़ें कानून की ज़ुबान में समझा जाता है कि आपने वो एसेट एक्वायर कर लिया। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सनल एसेट था, जिसे आप अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब उसे पर्सनल एसेट से जो वो पहले वो पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता था, अब उसे बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जिस टाइम आपने उस ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट की, उसी टाइम वो एसेट भी समझा जाएगा कि वो आपने एक्वायर कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर उस ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल को जो मैंने पहले दी थी, उसे मैं डाइवर्ट कर लूँ कि अगर किसी पर्सन के पास घर घर में कोई गाड़ी वग़ैरह थी, पर उसको ज़रूरत पड़ी और उसने उसे अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जिस डेट से उसने उसे बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, उसी डेट से समझा जाएगा कि उसने वो एसेट एक्वायर कर लिया। अब इस सेक्शन के अंदर बिज़नेस एसेट से क्या मुराद है और पर्सनल एसेट से क्या मुराद है, वो एक्सप्लेन किया गया है। तो कह रहे हैं बिज़नेस एसेट मीन्स एन एसेट होली और पार्शली फॉर यूज़ इन अ बिज़नेस, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड एंड डेप्रिसिएबल एसेट। वो कह रहे हैं बिज़नेस एसेट में वो एसेट आएगा जिसे आप मुकम्मल तौर पर या फिर पार्शली तौर पर अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि बिज़नेस एसेट को यूज़ में कहलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप उसे पार्शली तौर पर अपने बिज़नेस पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बिज़नेस एसेट ही कहलाएगा। इसमें स्टॉक एंड ट्रेड भी आ जाता है, जैसे कि स्टॉक एंड ट्रेड से मुराद ये है कि जो चीज़ें आपके पास सरमाया वगैरह पड़ा होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का गोदाम में चीज़ें पड़ी होती हैं और उसके बाद वो आगे जैसे कपड़े का काम हो गया, जैसे बर्तनों का काम हो गया, तो उन सारी चीज़ों में लोगों के पास एक अदद गोदाम होता है, क्योंकि वो उनका मार्केट ट्रेड में उनका सामान अभी पड़ा हुआ उनके पास स्टॉक में होती है, जैसे कि किताबों का ही काम हो गया, तो वो आगे उन्होंने चीज़ें लेकर आनी होती हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें भी ये भी जो है वो बिज़नेस एसेट में आ जाती है। इसी तरह डेप्रिशिएबल एसेट ऐसा एसेट होता है जिससे आप जिसको इस्तेमाल किया जाता है इनकम जनरेट करने के लिए, और ऐसे एसेट की उम्र जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, जो कि वक़्त के साथ-साथ कम होती जाती है। जैसे कि गाड़ी वगैरह ही हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है पर्सनल एसेट में ऐसे एसेट आएँगे जो कि मुकम्मल तौर पर आप अपने पर्सनल पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब ऐसा एसेट जिसे मुकम्मल तौर पर पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसे पर्सनल एसेट कहेंगे, और एक ऐसा एसेट जिसे मुकम्मल तौर पर बिज़नेस पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या पार्शियली तौर पर बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसे बिज़नेस एसेट कहेंगे। बिज़नेस एसेट में स्टॉक एंड ट्रेड भी आ जाता है, डेप्रिशिएबल एसेट भी आ जाता है। ये हमारा सेक्शन 75 तक कवर हो गया। आई होप कि ये सारे सेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 सेक्शन कवर करेंगे।